प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। साइंस क्लास 10 में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आपको ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ। कल मैंने आपको पढ़ाया था प्रमुख जलजनित रोग और आज मैं आपको बाला या नाड़ू रोग के बारे में पढ़ाना चाहूँगा। देखिए, यदि पीने का पानी दूषित होता है तो हमें बहुत सारी बीमारियों चपेट में ले सकती है और ये बीमारियां पानी में रहने वाले रोग के कारक सूक्ष्म जीवों के द्वारा भी होती है, जो पानी के साथ हमारे क्या करते हैं, बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। अब जो पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर गए, इनमें से विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि प्रमुख होते हैं, जिनकी वजह से हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां आसानी से किसी को भी अपना शिकार बना सकती हैं। गंदे पानी से कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां फैल जाती हैं। गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी हो सकता है और वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस है, फ्लू है, कोलेरा है, टाइफाइड है, पीलिया है जैसी खतरनाक बीमारी होती है। इसी में से एक रोग है जिसका नाम है बाला या नाड़ू रोग। एक समय राजस्थान में गंभीर समस्या थी। कौन से रोग की? बाला या नाड़ू रोग की। हमारा प्रश्न है बाला या नाड़ू रोग। एक समय ये रोग राजस्थान में बहुत ही प्रभावी था और गंभीर बीमारी थी। इस रोगजनक का नाम है ड्रैगनकुलस मेंडिनेंसिस। इसकी जो मादा कृमि है वो अंडे मैं आपको बता रहा था कि इस रोग का जो रोगजनक है ड्रैगनकुलस मेंडिनेंसिस है। इसकी जो मादा कृमि होती है अपने अंडे हमेशा परपोषी के शरीर में देती है और जब परपोषी के शरीर के बाहरी जल में दे देती है अंडे, तो ऐसे संदूषित जल का उपयोग यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति कर लेता है तो ये बैक्टीरिया उसके शरीर में जाकर के सक्रिय हो जाता है। बाला या नाड़ू उन्मूलन कार्यक्रम सन 2000 के पश्चात इसका कोई भी रोगी दिखाई नहीं दिया। फिर भी इस रोग को पुनः प्रसारण होने को रोकने के लिए या जलजनित रोगों से बचाव के लिए हमें पानी को छान करके, उबाल करके और कीटाणुओं से रहित करके ही ठंडा करके पीना चाहिए। नदी, तालाब इत्यादि में नहाना, कपड़े धोना, मलमूत्र त्यागना, पशुओं को स्नान कराना ये नहीं चाहिए। हमें इस जल को स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ जल है तो हमारा स्वस्थ जल है। इस बारे में मैं आपको यहाँ लिखाऊंगा। तो बाला या नाड़ू रोग राजस्थान में होने वाला प्रमुख रोग। यह है संदूषित जल से होने वाला रोग। संदूषित जल से होने वाला रोग है और इसका बैक्टीरिया है ड्रैगनकुलस मेंडिनेंसिस। लिख देंगे रोगजनक गोल कृमि नाम है ड्रैगनकुलस मेंडिनेंसिस। ड्रैगनकुलस मेंडिनेंसिस ड्रैगनकुलस मेंडिनेंसिस इसका रोगजनक है। और होता कहाँ से? इसकी मादा कृमि अपने अंडे, मादा कृमि अपने अंडे सदैव जल में देती, सदैव जल से बाहर कहाँ दिए जाते हैं?
परपोषी मनुष्य के शरीर के बाहर जन्म लेती है। बाहर शरीर में डलती है इसमें। इसके अलावा एक जल कीट के शरीर में रहते हैं। जल कीट के शरीर में इसके अलावा रहते हैं, जिसे प्रदूषित पानी पीने से रोग हो जाता है। इसके अलावा कहाँ रहते हैं? जल कीट के शरीर में रहते हैं। ऐसे दूषित जल को पीने पर नाभि रोग हो जाता है। रोगी के शरीर के अंतिम भाग जैसे अंगुलियां आदि मोटा थोड़ा होगा, धागे नुमा संरचना होती है। बहुत तेज दर्द बुखार होता है। बहुत तेज दर्द और बुखार होता है। व्यक्ति को उत्साह की आवश्यकता होती है। सावधानी नाभि का उपचार किया जाता है। ये खतरनाक बीमारी है। सन 2000 के बाद इसका कोई रोगी दिखाई नहीं दिया, परंतु फिर भी हमें इस रोग के पुनः उद्भव को रोकने के लिए जल को हमेशा उपचारित करके पीना चाहिए। क्या करना चाहिए बचाव के उपाय? हमेशा पानी को छानकर, हमेशा पानी को छानकर शुद्ध करके उबाल कर
हमेशा पानी को छान कर शुद्ध करके उबाल कर ठंडा करके या उपसारित करके उपयोग लेना चाहिए। हमेशा पानी को छान करके शुद्ध करके उबाल करके और ठंडा करके उपयोग में लेना चाहिए। यहाँ तक की बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मोटापा। मोटापा क्या है? देखिए, मोटापा इसके अनुसार शरीर भार सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, के अनुसार देखिएगा। बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव है। मोटापा ये भी समस्या है। बहुत से व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, जब वो मछली फूड का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड आदि का उपयोग करते हैं। मोटापा देखिए, मोटापा क्या है? मोटापा वो स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालने लग जाती है। यह संभावित आयु को भी प्रभावित कर देती है। शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव होना ही क्या कहलाता है? मोटापा कहलाता है। मनुष्य में शरीर के भार व लंबाई का अनुपात, जिसको हम BMI बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, जब 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो तो मोटापा पूर्व स्थिति कहलाता है। परंतु जब यही भार सूचकांक 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर से अधिक हो जाता है तो व्यक्ति मोटापा रोग से ग्रसित हो जाता है। अब मोटापा रोग से ग्रसित होने के कई कारण हो सकते हैं। इन कारणों में मैं आपको बताऊंगा कि मोटापा क्यों होता है और कैसे होता है और इससे होने वाले रोग कौन कौन से। यदि शरीर भार सूचकांक मानव भार और लंबाई का अनुपात 25 किलोग्राम मीटर के बीच हो तो ये पूर्व स्थिति आ जाएगी, और 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर से अधिक हो जाता है तो मोटापा हो जाएगा। मोटापा बहुत से रोगों से जुड़ा होता है, जैसे हार्ट रोग सबसे पहला काम है हार्ट अटैक होना, डायबिटीज होना, नेत्रकालीन खर्राटे लेना, श्वास की समस्या, कई प्रकार के कैंसरों को भी ये बढ़ा देता है। अस्थि संधारण रोग इसके द्वारा होता है। अब मोटापा कई कारण हो सकता है, जैसे शरीर का वजन बढ़ गया है किसी व्यक्ति का, ऊर्जा का सेवन तो ज़्यादा कर रहा है और ऊर्जा का खपत कम कर रहा है, यानी ऊर्जा के बीच में संतुलन उत्पन्न हो रहा हो। अधिक चर्बी युक्त यानी वसा वाला भोजन, बहुत ज़्यादा तला चिकना भोजन कर रहा हो, जंक फूड खा रहा हो, कृत्रिम भोजन कर रहा हो, डिब्बेबंद सामग्रियों का प्रयोग कर रहा हो, व्यायाम नहीं कर रहा हो, जीवन शैली में उसके में अंतर आ रहा हो, जीवन शारीरिक क्रियाओं में सही नहीं हो रही हो। ऐसे नहीं होने पर उसके शरीर में क्या होने लगती है? चर्बी जमा होने लग जाती है, और ये ऑटो अल्पक्रियता, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म के कारण भी होने वाला लोग कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ आपको मोटापा के बारे में कहूँगा। तो शरीर में अत्यधिक वसा या का जमाव होना मोटापा कहलाता है। शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव होना मोटापा कहलाता है। शरीर में अत्यधिक वसा का शरीर भार सूचकांक, शरीर भार सूचकांक, शरीर भार सूचकांक 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम बटे मीटर स्क्वायर हो तो यह मोटापा पूर्व स्थिति कहलाती है। मोटापा पूर्व स्थिति कहलाती है। जब शरीर भार
सूचकांक BMI बॉडी मास इंडेक्स 30 ग्राम बटे मीटर स्क्वायर हो तो यह स्थिति मोटापा कहलाती है। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? मोटापा कहते हैं। मोटापे से इससे हृदय रोग, शुगर, कौन से रोग हो जाते हैं? हृदय रोग, शुगर हो जाता है। निद्रा अवस्था में खराटे, निद्रा अवस्था में श्वास समस्या, अस्थि संधारक इसके होने में अधिक रासायनिक भोजन, जंक फूड, डिब्बाबंद सामग्री, व्यायाम करने ऊर्जा है संतुलन, ऊर्जा है संतुलन, कृत्रिम भोजन करना, और अल्पक्रियता तथा अल्पक्रियता ये आपको मोटापे के बारे में एक बार और बता सकता हूँ मैं। शरीर में वसा का जमाव होना मोटापा कहलाता है। शरीर वार्षिक सूचकांक जिसको हम BMI के नाम से जानते हैं, बॉडी मास इंडेक्स 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, मोटापा पूर्व स्थिति कहलाती है। और जब शरीर वार्षिक सूचकांक 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, ये स्थिति मोटापा कहलाती है। इससे हृदय रोग होता है, शुगर हो जाता है, नेत्रावस्था में श्वास समस्या, खर्राटे आते हैं, अस्थि संधारक रोग हो जाता है। इसके होने से अत्यधिक इसके होने में अत्यधिक वसायुक्त भोजन करना, जंक फूड, डिब्बाबंद सामग्री, कृत्रिम बनाए हुए भोजन, व्यायाम करने करना, ऊर्जा संतुलन और अल्पक्रियता होती है। अब मैं आपको ब्लड प्रेशर के बारे में बताता हूँ। रक्तचाप क्या है? ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। देखिए रक्तवाहिनियों में बहते रक्त के द्वारा जो हमारी धमनियां हैं, वाहिनियों की जो दीवारें हैं, उन पर डाले जाने वाले दबाव को ही हम रक्तचाप कहते हैं। धमनियां वह नलिकाएं होती हैं जो हृदय से रुधिर को हमारे शरीर में विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, एक तो अनुशीतलन और क्रमाकुंचन, दोनों प्रकार। जैसे 120/80 सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या धमनियों के जो दाब को दर्शाती है। इससे हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर के धमनियों में रक्त को पंपिंग करने का कार्य करती है।
डायस्टोलिक अर्थात रक्तचाप तथा जो नीचे वाली संख्या है वो धमनियों में उस दाब को दर्शा रही है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप 120/80 होता है। वर्तमान की जो पुस्तकें हैं उनमें रक्तचाप पारा के 90 और 120 मिलीमीटर के बीच में भी डायस्टोलिक रक्तचाप बताया गया है और सिस्टोलिक रक्तचाप बताया गया है और डायस्टोलिक रक्तचाप बताया गया है पारा के 60 और 80 मिलीमीटर के बीच में। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापी कहते हैं या स्पाइगनोमैनोमीटर के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले की बात है 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप घोड़े में मापा था और इसकी जो परिभाषा दी थी वो कॉपलन ने सबसे पहले दी 1830। सबसे पहले 1733 में तो स्टीफन हेल्स ने रक्तचाप घोड़े में मापा और सबसे पहले इसकी परिभाषा 1983 में कॉपलन ने दी। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, रक्तचाप दो प्रकार का होता है, एक होता है निम्न रक्तचाप और दूसरा होता है उच्च रक्तचाप। निम्न रक्तचाप का मतलब होता है वह दाब जिसमें धमनियां और नसों में रुधिर का प्रभाव कम होने के लक्षण दिखाई देते हैं, रक्त का प्रवाह काफ़ी कम होता है, मस्तिष्क हृदय जैसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन और पौष्टिक तत्व नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे ये अंग सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं और स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ये निम्न रक्तचाप कहलाता है। हाइपरटेंशन जिसको हम उच्च रक्तचाप कहते हैं, धमनियों में अधिक दाब के साथ में रक्त का बहना, जैसे इसके कई कारण हो सकते हैं, चिंता होना, अत्यधिक भय होना, क्रोध आना, ईर्ष्या करना, कई बार आवश्यकता से अधिक भोजन भी यदि हम कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में भी हमारा बीपी हाई हो जाता है। मैदे से बने खाद्य पदार्थ, चीनी, शर्करा, अचार, मुरब्बा, मिठाई वगैरह इनका प्रयोग हम ज़्यादा कर लेते हैं। मांस मदिरा का सेवन करने पर, चाय, सिगरेट आदि और श्रमहीन हमारा जीवन व्यायाम से रहित अगर हुआ तो हमें उच्च रक्तचाप का शिकार होना पड़ जाता है। ऐसे मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन को और फाइबर युक्त भोजन को ज़्यादा प्रयोग में लेना चाहिए, ताजे फल खाने चाहिए, डिब्बाबंद सामग्री, अचार, मुरब्बा आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम की स्थिति को नियंत्रित करके रखना चाहिए। रेशे युक्त पदार्थ खूब खाने चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए, वनस्पति घी और तली हुई चीज़ों को बहुत कम करें, व्यायाम करें, नियमित 30 मिनट तक तेज लगातार चले पैदल। योग, ध्यान, प्राणायाम और व्यायाम यही चीज़ें इन चीज़ों से बचा सकती है। हाइपरटेंशन होने पर व्यक्ति को लकवा भी आ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसलिए मदिरापान, धूम्रपान आदि जैसी चीज़ें बुरी आदतों को पूर्णतः छोड़ देनी चाहिए। ये बात मैं आपको रक्तचाप के बारे में बताऊंगा। अब आप सबसे पहले रक्तचाप की परिभाषा लिख लेंगे कि रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों में बहते रक्त के द्वारा कहाँ पर लगाया गया दाब? धमनियों की दीवार पर डाला गया दाब। धमनियों की दीवारों पर डाला गया रक्त दाब क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है। रक्तचाप कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप को रक्तचाप मापी द्वारा नापा जाता है। रक्तचाप को रक्तचाप मापी दूसरा नाम होता है स्पाइगनोमीटर। स्पाइगनोमीटर दूसरा क्या नाम है? स्पाइगनोमीटर। इसका दूसरा रक्तचाप मापी द्वारा मापा जाता है। सर्वप्रथम
1733 में स्टीफन हेल्स ने घोड़ों में रफ्तार मापा। सन 1833 में, सन 1983 में ऑकलैंड में इसे परिभाषित किया। स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर होता है। वर्तमान में 130/90 को मान्यता प्रदान कर दी गई है। वर्तमान में 90 और 120 मिलीमीटर को भी दे दिए है, जिसमें सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? इसमें सिस्टोलिक रक्तचाप 90 और 120 मिलीमीटर के बीच होता है। जबकि डायस्टोलिक रक्तचाप 60 और 80 मिलीमीटर के बीच इसके बीच होता है। 60 और 80 मिलीमीटर के बीच होता है। रक्तचाप मापने वाला स्पाइको मिलीमीटर होता है। अब मैं आपको बताऊं कि रक्तचाप 2 प्रकार का है। रक्तचाप 2 प्रकार का होता है। निम्न रक्तचाप लो बीपी जिसे कहते हैं, हम इस नाम से जानते हैं इसे हम लो बीपी, और एक होता है उच्च रक्तचाप। अब मैं सबसे पहले निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप बताऊंगा, फिर कारण बताऊंगा, और फिर उसके बाद में इसको दूर करने के उपाय। सबसे पहले आप लिखिए निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप का मतलब क्या हो गया? वह दाब जिसमें धमनी और नसों में, वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त कम दबाव के साथ बताओ, रक्त का प्रभाव कम होने
निम्न रक्तचाप में मस्तिष्क कहाँ रक्त नहीं पहुँचता, हृदय जैसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में मस्तिष्क, हृदय जैसे अंगों में रक्त नहीं पहुँच पाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है। प्रमुख अंग सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते, सामान्य रूप से जब ये काम ही नहीं कर पाएंगे तो स्थायी रूप से छुट्टी कर सकते। इसमें प्रमुख इंद्रियों या अंगों का क्षतिग्रस्त होने का चांस रहता है। स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त होने का डर रहता है। ये तो आपका हो गया है कौन सा, निम्न रक्तचाप। अब आप देखिए उच्च रक्तचाप। रक्तचाप हाइपरटेंशन कहते हैं इसे। हाइपरटेंशन के बारे में लिख लीजिए आप कि धमनियों में अधिक दाब के कारण धमनियों की दीवारों पर अधिक दाब का शराब आदि भी इसके कारण बन जाते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को विपावन सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ तक के बाद मैं आपको बता चुका हूँ कि हाइपरटेंशन बीपी कहलाता है। अब ऐसे मरीज से बचाव के क्या उपाय हैं? बचाव के उपाय देखिए। बचाव के उपाय में उच्च रक्तचाप, धमनियों की दीवार पर अधिक दाब लगना उच्च रक्तचाप हो गया, ये कारण है। और बचाव के उपाय बचाव के उपाय में पहला उपाय है पोटेशियम युक्त भोजन दें। ऐसा भोजन करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए। लगभग 30 मिनट तेज चलना चाहिए।
अलावा दिव्यगत सामग्रियों का ताजे फल खाने चाहिए। ताजे फल खाएं, खूब पानी पिए, दिव्ययुक्त सामग्री प्रयोग न करें। ताजे फल खाएं, खूब पानी पिए, दिव्ययुक्त भोजन सामग्रियों का प्रयोग न करें। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित रखें। भोजन में सी तथा एनर्जी की मात्रा संतुलित रखें। धूम्रपान से दूर रहें। किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। हल्का सुपाच्य भोजन करें। ऐसा भोजन करना चाहिए जो आसानी से पच जाए। योग, ध्यान, प्राणायाम, योग, ध्यान, प्राणायाम आदि करें और चिकित्सकीय सलाह करें। ये खतरनाक बीमारी है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को अपनी जीवन शैली में सुधार करना होगा, तब जाकर के व्यक्ति बच सकता है। अब मैं आपको कुछ नशीले पदार्थों के बारे में बताऊंगा और नशीले पदार्थों के कारण क्या होता है। देखिए नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थ क्या है? आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से कई बार विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। धीरे धीरे पदार्थों की हमें लत पड़ जाती है, आदत हो जाती है और ये अधिक से अधिक पदार्थों का हम उपयोग करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है प्रत्येक प्राणी के शरीर में कई कुप्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, ये जो फिर आगे चल करके कुप्रभाव स्थायी रूप धारण करते हैं। समाज में प्रसिद्ध कुछ नशीले पदार्थों के बारे में बताऊंगा, जैसे आपको गुटखा है, तंबाकू है, शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, कोकीन है, हशीश है, चरस है, अफीम है, ब्राउन शुगर है। बहुत सारे ऐसे नशे हैं जो आजकल युवाओं की लत सी बढ़ती जा रही है। कई बार युवा क्या करते हैं, साथियों के दबाव में आकर के आनंद का भ्रम उत्पन्न करने वाले या दुनिया को वास्तविकता से पलायन हेतु कुछ लोग क्या करते हैं, लतकारी पदार्थों का उपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, जिनके घातक परिणाम होते हैं। व्यक्ति युवावस्था में वृद्धावस्था जैसा दिखने लग जाता है, शरीर का विकास रुक जाता है, कई प्रकार के कैंसर आदि व्यक्ति को हो जाते हैं, समाज में उनकी प्रतिष्ठा गिर जाती है, आर्थिक स्थिति उनकी खराब होती चली जाती है और बहुत सारी बीमारियां उस व्यक्ति को आकर के घेर लेती हैं। तो इसे हम नशीले पदार्थ के नाम से जानते हैं। जैसे नशीले पदार्थ का सेवन क्या करते हैं, आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से साथियों के दबाव
दबाव में आकर, कई बार साथियों के दबाव में आ जाते हैं, तो कई बार साथियों के दबाव में आकर विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का उपयोग करने लग जाते हैं। विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का उपयोग करने लगते हैं, जो आगे चलकर एक स्थायी लत बन जाती है। जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, हेरोइन, चरस, अफीम, गांजा, कोकीन, आशीष, LSD, आशीष, LSD और अन्य मदिरा आदि घातक नशीले पदार्थ जीवन में प्रवेश कर जीवन को नरक समान बना देते हैं। ये सारी चीजें जीवन को नरक बनाती हैं और नरक बनाने पर व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसमें आनंद का भ्रम दुनिया पलायन करने की स्थिति बन जाती है और व्यक्ति कई प्रकार के दुरुपयोग करने लग जाता है। अब देखिए, जिससे मैं आपको बताऊं, समाज में कुछ प्रचलित नशीले पदार्थ मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिए हैं। दुनिया की वास्तविकता नशीले पदार्थ से द्वारा व्यक्ति दुनिया की वास्तविकता से क्या हो जाता है, पूरी तरह से पलायन हेतु दूर कर ब्रह्मचारी स्थिति में जीने पर मजबूर हो जाता है। दुनिया में ब्रह्मचारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब इन्हीं में से मैं आपको एक लिखवाता हूँ, गुटखा। इसे सब में स्पाइरोसिस रोग होता है। सबसे पहले अपन लिखेंगे इसे गुटखा, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आज केवल मैं आपको गुटखा ही कहूँगा, उसके बाद अन्य चीज़ करूँगा। इससे सब में स्पाइरोसिस रोग हो जाता है। जबड़े की मांसपेशियाँ खिंच जाती हैं, व्यक्ति का मुंह पूरा खुलता नहीं है। और देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले गुटखा, गुटखे में क्या होता है कि कत्था, सुपारी, चूना, कत्था, सुपारी, चूना,
पीपर में लगाते हैं बहुत से व्यक्ति। संश्लेषित खुशबू, खुशबू मिला देते हैं, बहुत से व्यक्ति सोचते हैं बहुत अच्छी चीज है। चूना, संश्लेषित खुशबू मिला दी जाती है इसके अंदर। दांतों के वर्ग, दांतों के वर्ग मिला दिया जाता है इसमें। तथा तंबाकू आदि से गुटखा तैयार किया जाता है। तथा आदि को मिलाकर गुटखा तैयार किया जाता है। ये आजकल हर गांव गली की छोटी छोटी दुकानों में भी उपलब्ध होता है। पाउल संस्कृति के प्रसार के कारण गुटखा हर गांव गली में उपलब्ध है। महिलाओं और बच्चों में इसका प्रयोग खुलकर हो रहा है। बहुत सी महिलाएं भी और बहुत से छोटे बच्चे भी इसका प्रयोग करते हैं, जिससे उनको शारीरिक नुकसान होता है। जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, जबड़ा ठीक से खुलता ही नहीं है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। संश्लेषित पदार्थों से कई बार कैंसर जन्य रोग होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। अब इसके बाद गुटखे के प्रयोग से कैंसर तथा सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग क्या है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग। इस रोग में क्या होता है? जबड़े की मांसपेशियों में खिंचाव होता है। जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने से जबड़े की मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है। मुंह नहीं खुलता है। भोजन चबाने में भी परेशानी होती है। मुंह, जीभ, गले का कैंसर हो जाता है। व्यक्ति के दांत खराब हो जाते हैं। मुंह से बदबू आने लगती है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग में खुलता ही नहीं है जबड़ा, मांसपेशियां कठोर हो जाती है। आर्थिक और शारीरिक सामाजिक शारीरिक तथा मानसिक हानि होती है। ये इतनी सारी चीजें हमारे गुटखा खाने से होता है। कत्था, सुपारी, चूना, संश्लेषित खुशबू, दांतों के वर्ग और तंबाकू मिला करके इसको गुटखा तैयार किया जाता है। गुटखे के प्रयोग से कैंसर और सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है? देखो, जबड़े की मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है। मुंह ठीक से खुलता ही नहीं है। भोजन चबाने में परेशानी होती है। मुंह, जीभ, गले का कैंसर हो जाता है।
व्यक्ति के दांत खराब हो जाते हैं, मुंह से बदबू आने लगती है, आपकी सामाजिक और शारीरिक तथा मानसिक कष्ट होना शुरू हो जाता है। इसके साथ कल मैं आपको तंबाकू के